हेलो हेलो Hello everyone, welcome to the KV Physics Academy. Today we are going to the study of the PYQ sessions. Okay, in which subjects? The electrodynamics PYQ, year 2013, FABE. अरे समझ में FABE 2023 electrodynamics PYQ now starts. Okay, what is the first questions? See here. A point charge, yes, FABE 2023. FABE, yes, 2023. Okay, now a point charge Q place at the origin. कहाँ place किया हमने charge place at the corners. The corner or at the center. The flux of electric field that passes through a square described by vertices is 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 is how much? मतलब यहाँ से फ्लक्स कितने पास हो रहे हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. अरे बात समझ में? मींस हियर वी कैन यूज द विच लॉस? वी कैन यूज हियर गॉस लॉस. आ रहा है समझ में? हियर हमें कौन सा यूज करना है? लॉस, गॉस लॉस. देखिए गॉस लॉ क्या होता है? लाइक दैट क्लोज इंटीग्रल E bar dot ds bar is equal to how much? Q by epsilon naught. अरे बात समझ में? और सिंपली फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मतलब कितने फ्लक्स पास होते हैं? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यस और नो? बट Q मस्ट बी एनक्लोज. क्या होना चाहिए? Q जो है ना तो एनक्लोज होना चाहिए. दिस वन इज नॉट एनक्लोज, देन फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 0. Q इज नॉट एनक्लोज, फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 0. बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखिए सपोज सिंपल सी बात है, मैंने एक चार्ज यहां रख दिया तो हाउ मेनी फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस? तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होगा बिकॉज आपके पास एक ही सरफेस है. यस और नो? ये सरफेस देखने से पहले आपको सिस्टम थोड़ा आइडेंटिफाई करना है. ये सरफेस दिख रहा है, ये जो चार्ज है, मुझे ये चार्ज क्लोज करने के लिए मेरे पास कितने सरफेस होने चाहिए? तब ये टोटली इनक्लोज हो जाएगा सिस्टम में. अरे बात समझ में? तो देखिए मेरे पास सपोज मान के चलिए हियर वन चार्ज इज दैट. ओके, हाउ मेनी सरफेसेस रिक्वायर्ड टू क्लोज द चार्ज? फर्स्ट सरफेस, इसके ऊपर 2, इसके उस साइड 3, उस साइड 4, टुवर्ड यू 5 एंड बिलो 6. तभी हमारे पास वो जो चार्ज है ना तो वो क्या होगा? एनक्लोज होगा. अरे समझ में? मतलब ये सपोज ये सरफेस ले रहे हैं तो हाउ मेनी फेसेस वी रिक्वायर्ड टू क्लोज द सरफेस? 6 सरफेसेस. अरे बात समझ में? तो टोटल जब हमारी सिस्टम क्लोज होती है ना तब उनके पास कितना फ्लक्स पास होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अरे बात समझ में? मान के चलो ये स्क्वायर सिस्टम हो, स्फेरिकल सिस्टम हो. अरे समझ में? सपोज मान के चलो कि मैंने एक स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा है, हाउ मेनी फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस? ये टोटल जो क्लोज सरफेस दिख रहा है उसमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जो है वो पास होता है. लेकिन मैंने अभी क्या कर दिया? मान के चलो उसका हाफ कट कर दिया, तो हाउ मेनी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रिमेनिंग पार्ट? तो सिंपल सी बात थी कि जब हमारे पास ये क्लोज स्फीयर था तब Q बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस पास हो रहे थे. अभी मैंने क्या कर दिया? 50% पार्ट क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. तो ये बचा हुआ पार्ट से कितने फ्लक्स पास हो गए? हाफ ऑफ इनिशियल वन. इनिशियल कितने थे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अभी हाफ सरफेस में कितने पास हो गए? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बात समझ में आ रही? सपोज हमने 1/4 पार्ट ही रख दिया, तो हाउ मेनी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस 1/4 पार्ट? तो सिंपली 1/4 into Q बाय एप्सिलॉन नॉट. बात समझ में आ रही है? मतलब ये पहले थिंक करिए कि ये क्लोज करने के लिए मुझे कितने सरफेस की जरूरत पड़ेगी. सिंपल हियर, मान के चलो मेरे पास 6 सरफेस है तो एक सरफेस में कितने फ्लक्स पास हो गए? तो Q बाय 6 एप्सिलॉन. सुबह मान के चलो उन्होंने बोला कि 2 सरफेस में कितने फ्लक्स पास हो गए? तो Q बाय 2 एप्सिलॉन, सॉरी एक सरफेस में Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी टोटल में Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस में Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सरफेस में 2 into 1 प्लस 1 सरफेस में कितने प्लस पास हो रहा है ये लिखिए. तो मतलब सिंपली 2 Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. बात समझ में आ रही है?
How many plugs passing through 5 surfaces? Simply 5q upon 6. And how many plugs passing through the 6 surface? Means total system 6q upon 6 epsilon naught is simply q by epsilon naught. बात क्लियर हो रही है? मतलब यहाँ 6 सरफेस की जरूरत थी, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, एक सरफेस से मेरे पास से कितने फ्लक्स पास होंगे, तो q by 6 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही? वैसे ही जिस टाइप की सिस्टम हो इसके हिसाब से देखिए। हाँ, अभी मेरे पास सिस्टम कौन सी देखिए, a point charge q placed at a corner of origin, the flux accelerated through passing through the surface, the square described, okay। मतलब ये कहाँ रखा है वो, तो पहले तो आपको थोड़ा सिस्टम डिस्क्राइब कर मतलब विजुअलाइज करने में भी दिक्कत हो जाएगी। ये जो वर्टाइसिस है, ये बात समझ में आ रही? एंड पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, एट ए कॉर्नर, मतलब ये क्यूबिक सिस्टम है, समझ में आ रहा है? ये कौन सी वाली सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम है। तो क्यूबिक सिस्टम में कैसे निकाल सकता, ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए ऐसे। हाँ, तो ये हो गई क्यूबिक सिस्टम। बात समझ में आ रही है? इट्स अ क्यूबिक सिस्टम। अब मुझे बोलिए, मैं या इस क्यूब के सेंटर में चार्ज रख दू ना, तो हाउ मेनी प्लग्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो सिंपली क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई भी एक सरफेस से कितने हमारे फ्लक्स पास होंगे ऐसे बोल दिया, तो सिंपली क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? जब हमारे पास वो चार्ज है कहां रहेगा, सेंटर पर रहेगा। बात समझ में? ओके, सेकंड थिंग, सपोज मान के चलो मैंने चार्ज यहां रख दिया, मतलब ऑन सरफेस रख दिया, सिस्टम कौन सा है, क्यूब है, लेकिन वो भी वो क्लोज करने के लिए मुझे 6 सरफेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मैंने ऊपर रख दिया, मतलब 50% पार्ट जो है तो बिलो रहेगा, 50% एम्प्टी रहेगा, ये सब ना। तो एम्प्टी वाला पार्ट क्लोज करने के लिए मुझे और एक क्यूब की जरूरत लगेगी, मतलब हाउ मेनी प्लग्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, सिंपली क्यूब बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ में? मतलब ये क्लोज करने के लिए मुझे कितने सरफेस की जरूरत लगेगी, कितने क्यूब की लगेगी, 2 क्यूब की। तो एक क्यूब में कितने पास होगा, लेट्स सिंपली 50%। ओके, ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। थर्ड थिंग्स, आप मान के चलो ये कोई भी कॉर्नर पे आप एक चार्ज रखिए, कहीं भी एक कॉर्नर पे चार्ज रखिए। सपोज मान के चलो मैंने यहां चार्ज रख दिया है, तो हाउ मेनी प्लग्स पासिंग थ्रू दिस, हाउ मेनी प्लग्स पासिंग थ्रू दिस सरफेसेस, ओके। तो आप बोलेंगे सिंपल, आपने अभी तो बोला था सर कि क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इज प्लग्स पासिंग थ्रू ई सरफेस, सही बात है। लेकिन जब मैं ये जो चार्ज ना तो कॉर्नर पे रख दे तो व्हाट हैपन, तो सिंपल वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच, फ्लक्स पाई इज इक्वल टू सिंपली ई बार डॉट ds बार, और सिंपली ई ए क्या होता है, cos थीटा होता है, ई ए cos थीटा। मतलब सिंपल सी बात है, समझ मान के चलो कि एंगल बिटवीन देम दिस टू वेक्टर्स is equal to 90 degree, तो what happened, then cos 90 become 0, cos 90 become 0। बात समझ में आ रही है? तो cos 90 कितना होगा, 0 होगा, cos 90 0, सिंपली फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 0। बात क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर। जब मैं इस कॉर्नर पे चार्ज रख दे दूं, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रिएट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल जाएगी, देखिए, तो इज लाइक दैट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लाइक दैट, ओके। बैक में ऐसे चलेंगे जाएंगे, तो सिंपल है। तो ये मेरे पास जो फ्लक्स था तो वो कैसे भाग रहा है, तो इस डायरेक्शन से चल रहा है फ्लक्स। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू तो क्या रहेगा, सरफेस रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शंस, ई बार अलोंग द डायरेक्शंस, ओके। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन से चलेंगे, तो लाइक दैट फ्लक्स के डायरेक्शन से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज दिस वन, एरिया वेक्टर डायरेक्शंस this one, a bar along the direction, electric field along the directions. Here electric field along downward directions, area vector directions normal to the surface होते हैं ना, yes or no, normal to the surface, मतलब a bar along the direction। अब मुझे बोले what is the angle between them, angle between them is equal to 90 degree। बात सही हुई, angle between them is equal to how much, 90 degree for this surface, for this surface, as well as back surface also, here also। अरे बात समझ में, मतलब इस डायरेक्शन से थोड़ा सा, here also angle between them is equal to how much, 90 degree। theta is equal to 90 degree in how many planes, जो भी टचिंग प्लेन्स रहेगी ना कॉर्नर के, सपोज मान के चलो कि दिस इज कॉर्नर, तो सिंपल इस डायरेक्शन से एक प्लेन रहेगा, ऊपर एक प्लेन रहेगा, और इस डायरेक्शन, मतलब हियर 3 प्लेन जो रहेंगे ना, इज लाइक अवे फ्रॉम यू along the directions, सेकेंड एंड थर्ड वन इज टॉप, हमने चार्ज यहां रखा है। तो ये तीनों भी प्लेन के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, पैरेलल रहेगी प्लेन को। बात समझ में आ रहा है?
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन से मूव करेंगी, दिस डायरेक्शन। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। मतलब आउट ऑफ 6 प्लेन, 3 प्लेन में मेरे पास कोई भी फ्लक्स मूव नहीं करेगी, सॉरी मूव करेंगे, लेकिन एंगल बिटवीन देम दिस टू वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही? इसीलिए हाउ मेनी फ्लक्स पासिंग थ्रू, सपोज 1 2 3 सरफेसेस, बैक वाला सरफेस, तो हाउ मच, 0। बात समझ में आ रही है? तो बचा हुआ कितने प्लेन्स है, तो देखिए यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल रहे हैं, सपोज मान के चलिए, तो देखिए हियर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन से चलेगी, इस डायरेक्शन से। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन से रहेगा, ए बार अलोंग दिस डायरेक्शन, ए बार अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड एंगल बिटवीन देम दिस इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा। दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये जो पार्ट है तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। बात क्लियर? सेकंड थिंग्स, सिमिलरली हियर आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मान के चलो कि इस डायरेक्शन से चल रही है, electric field along which directions, here electric field along these directions, sorry a bar along these directions, and electric field कैसे रहेगी, is like that, e bar along this direction, मतलब here angle is equal to how much, theta। similarly here also this plane, इस plane पे भी same thing happen होगी, मतलब here theta is not equal to 90 डिग्री। बात समझ में आ रही? here जनरल हम थिंक करेंगे like that 0 डिग्री, तो सिंपल समझ में आ रहा है, तो 90 डिग्री तो डेफिनेटली नहीं होगा, मतलब here plus passing through this, suppose a b surface and this is toward you surface is a c surface, मतलब ये बॉटम वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इसमें प्लस क्या हो जाएगा, पासिंग हुए। क्यों? क्योंकि यार थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आउट ऑफ 6 प्लेन में मेरे पास 3 प्लेन में ही फ्लक्स क्या करेंगे, पास करेंगे। समझ में आ रही? लेकिन बात समझ में आ रही, मतलब हियर हाउ मेनी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया, ओनली 3 सरफेसेस। ओके, flux passing through only 3 surfaces, flux passing through only how many surfaces, through only 3 surfaces, only 3 surfaces। अरे बात समझ में, कितने सरफेस से मूव कर रहे हो, ओनली 3 सरफेस से। हाँ, तो पहली बात ये समझ में आ गई। अभी बेसिक पे चलते हैं। मेरे पास पार्टिकल क्या है, मतलब आप कोई भी कॉर्नर पे चार्ज को रखिए, चार्ज को रखिए, जो टचिंग प्लेन होगी ना इसमें कोई भी फ्लक्स पासिंग नहीं होगी, जो टच प्लेन नहीं वहां से फ्लक्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। चार्ज इज हियर और हियर एनीवेयर, हाउ मेनी क्यूब रिक्वायर्ड टू एनक्लोज द चार्ज। बात समझ में आ रहा है? तो ये एनक्लोज करने के लिए मुझे कम से कम कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो 8 क्यूब की जरूरत लगेगी। क्यों? 1 बैक साइड, 2 बिलो 3, और हियर मतलब ये हो गए 4 और यहां भी 4 हो गए, 1 2 अबोव 2। और सपोज मान के चलो ये रूम है, अरे समझ में, तो अभी ये रूम में मैंने एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है, तो ये चार्ज मुझे एनक्लोज करने के लिए कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी, तो 8 रूम की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही? सपोज मान के चलो कि ये कॉर्नर्स है, तो ये वाला क्यूब, नेक्स्ट इस साइड एक क्यूब रहेगा इस डायरेक्शन से, सेकंड थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, और सेम ऊपर 4 रखने पड़ेंगे। मतलब टोटल जब हम 8 क्यूब लेंगे तब ये जो चार्ज है ना, स्फेरिकल चार्ज, वो क्या होगा, एनक्लोज होगा। मतलब हमें कितने क्यूब की जरूरत है, 8 क्यूब की जरूरत है। बात समझ में आ रही? तो 1 क्यूब के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, मतलब 8 में 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक में कितना चांस मिलेगा फ्लक्स पास होने का, तो 1/8। समझ में आ रहा है? हाउ मच, 1/8। मतलब पहले क्यूब में कितने फ्लक्स पास हो गए, क्यूब में 1/8 फ्लक्स पास हो गए, लेकिन उसमें हम सरफेस में देखेंगे तो वह सरफेस में कितने फ्लक्स पास हो गए, तो हमें पहले फ्लक्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी प्लेन को ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। समझ में आता है? मतलब ये क्यूब में कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, तो 1/8 और q/8 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है? मतलब टोटल क्यूब में, टोटल क्यूब इन दिस केस phi in a cube, phi in a cube is equal to how much, q/8 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही? पहली बात, ये 3 सरफेस में पास हो रहे नहीं हो रहे, अभी ये पॉइंट पे नहीं है, अभी जनरल देखेंगे। तो मैंने कोई भी एक कॉर्नर पे चार्ज रखा, तो मैंने पूछा है कि हाउ मच फ्लक्स पासिंग थ्रू इन क्यूब, तो सिंपली q/8। ओके, नेक्स्ट, लेकिन उन्होंने गिवन क्या है, देखिए दे आर गिवन डाटा, ड्रॉ दिस वर्टाइसेस ऑफ प्लेन। ये प्लेन को ड्रॉ करना है मुझे। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 1, मतलब सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं हम इसको। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस, एंड सपोज दिस इज अ जेड एक्सिस। ओके, ड्रॉ अच्छी तरफ से हो रहा है कि देखेंगे फिर। 0 0 1 मतलब जेड एक्सिस पे 1, जेड एक्सिस पे 1 मतलब ये पॉइंट हो गया। ओके, दिस इज जेड एक्सिस ना,
सपोज दिस पॉइंट ना 0 0 1. नेक्स्ट 1 0 1 मतलब x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1 मतलब ये पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट 1 1 1 1 1 मतलब ये पॉइंट हो गया. एंड नेक्स्ट वन इज 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या मतलब ये पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है. मतलब here is 4 पॉइंट्स ड्रॉ करिए. ओके यस बोलिए. दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज ऑन अलग विच एक्सिस, z एक्सिस. मतलब दिस पॉइंट इज 0 कोमा यस 0 कोमा 0 ओके. सिमिलर हियर x is equal to 1, z is equal to 1 मतलब 1 0 1 पॉइंट. दिस पॉइंट इज y and z मतलब 1 0 1 एंड दिस पॉइंट इज 1 1 1. मतलब हमें कहाँ फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है यहाँ. बात समझ में आ रही है. मतलब इस प्लेन से हमें कितने फ्लक्स पास होंगे, इस प्लेन से हमें कितने फ्लक्स पास होंगे. अभी थोड़ा इसको इरेज करिए बिकॉज हमने चार्ज कहाँ रखा था, यहाँ रख दिया था, लेकिन अभी हमें यहाँ चार्ज नहीं रखना है. समझ में आ रहा है. अभी हमें चार्ज कहाँ रखना है, तो हमें चार्ज यहाँ रखना है, Q एट दिस पॉइंट. मतलब कौन से प्लेन से हमारे पास जो फ्लक्स है वो पास नहीं होंगे. तो सपोज फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन एंड थर्ड प्लेन. फ्लक्स phi is equal to how much, 0, phi 1, phi 2, phi 3 is equal to how much, 0. नो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया. बात समझ में आ रही. हाँ तो मतलब 1 2 और 3 में फ्लक्स कोई भी पास नहीं होगी. फ्लक्स कौन से एरिया सरफेस से पास होगी, ये वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस एंड दिस वाला सरफेस. आप मुझे बोलिए तो सिंपल क्यूब में कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, phi इज इक्वल टू, यस बोलिए, फ्लक्स phi इज इक्वल टू किस में, क्यूब में. क्यूब के अंदर कितने फ्लक्स पास हो रहा है, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट. बात समझ में आ रही. लेकिन उन्होंने बोला कि इस प्लेन में कितने पास हो रहा है, मतलब एक सरफेस में कितने पास हो रहा है. हाउ मेनी फ्लक्स इन सपोज phi 1 phi 3 phi 2 surfaces. This is equal to how much, 0 in this surface. समझ में आ रहा है. इन द सरफेस फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 0. बट हमें कौन से सरफेस में फाइंड आउट करना है, ये वाले, लाइक दैट दिस सरफेस. सपोज ये उसका नंबर कोई भी दे सकते हैं, 4 5 6 एनीवन. देन हाउ मेनी फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस. कौन से वाले सरफेस में, ये लाइक दैट टॉप सरफेस. फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, शेडेड सरफेस इज इक्वल टू हाउ मच. ये टोटल 6 सरफेसेस है ना. 6 सरफेस में कितने सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है, तो 3 सरफेस में. तो एक सरफेस पे लिए कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, लाइक दैट 1/3 से कंट्रीब्यूशन आएगा. समझ में आ रहा है. तो 1/3 आउट ऑफ एक क्यूब के अंदर. लेकिन इस क्यूब को कितने आ रहे हैं, इस क्यूब को कितने आ रहे हैं, तो क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट मिल रहे हैं. म्हणजे सगळ्यात लक्षात येते का तुम्हाला की मी जर कॉर्नरला चार्ज ठेवला तर त्या क्यूब मधून किती फ्लक्स पास होतात, क्यूब बाय 8. कारण 8 क्यूबची गरज असते. तर प्रत्येक जणाला वाटून दिले तर एका क्यूब साठी किती कंट्रीब्युशन येईल, क्यूब बाय 8. त्यानंतर आपल्याकडे 6 सरफेसेस आहेत. पण 6 सरफेस मध्ये काय होत आहे की 3 सरफेस मधून कोणत्याही फ्लक्स पास का होत नाही, तर अँगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड आणि एरिया वेक्टरचा 90 होतो. म्हणून त्या 3 सरफेस मधून कोणतीही फ्लक्स पास होत नाही. मग शिल्लक किती राहिले हो, 3 फ्लक्स, 3 सरफेसेस राहिले. मग 3 सरफेसेसला कसं डिस्ट्रीब्युशन होईल, लाईक 1/3 1/3 1/3. पण किती पैकी, 1 पैकी नाही, तर क्यू बाय 8 पैकी. लक्षात आलं. म्हणून मल्टिप्लाय करा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट. लक्षात आलं. म्हणजे दिस इज इक्वल टू हाऊ मच, क्यू अपॉन 3 into 8 24 एप्सिलॉन नॉट. म्हणजे या केसमध्ये किती फ्लक्स पास होतील या सरफेस मधून. कन्सेप्ट डायजेस्ट होतोय का. अशा पद्धतीने काही क्वेश्चन्स विचारला तरी तुम्हाला थोडंसं मॉडिफाय करता आलं पाहिजे त्या केसमध्ये. म्हणजे हाऊ मेनी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट. सिंपल बात. कॉर्नर असल्यामुळे क्यूब मध्ये किती कंट्रीब्युशन होईल, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट. आणि 6 सरफेसेस, पण कॉर्नरला पार्टिकल जर ठेवला तर फक्त 3 सरफेस मधून फ्लक्स पास होतात. म्हणून 1/3 into 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके नेक्स्ट. A constant current flowing through a cylindrical wire. Okay, suppose मान के चलो कि this one is a wire. Then pointing vector at a surface of a cylindrical wire. ये तो cylindrical nature है. तो उन्होंने बोला कि सरफेस पे पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शंस क्या रहेगी. We know that
व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर्स S bar इज इक्वल टू 1 upon u naught E bar क्या होता है E bar क्रॉस B bar, समझ में आ रहा है? E bar क्रॉस B bar मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से मान के चलो दिस इज x है, दिस इज y, तो x क्रॉस y कितना होगा? लाइक दैट z होगा। सिंपल बात समझ में आ रही है? हाँ, तो मान के चलो कि इज लाइक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज current flowing in the directions, then electric field along the directions, magnetic field इस डायरेक्शन से चला जाएगा। yes or no? current flowing in the directions, then electric field along the directions, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट रहेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट रहेगा सरफेस में, एंड electric field upward directions, then angle between this is equal to 90 degree, then we can use like that x cross y is equal to z is like that, then pointing vector S bar इनवर्ड दिख रहा है आउटवर्ड दिख रहा है, तो सिंपल है, वो तो डायरेक्शन है तो इनवर्ड दिख रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें which of the following option is correct? A constant current is flowing through the cylindrical wire, then pointing vector at a surface, मतलब यहाँ सरफेस पे हमें फाइंड आउट करना है, is डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो है ही नहीं है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस डायरेक्शन से हमारा एरिया वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। इज रेडिली आउटवर्ड, तो देखिए इस बार को आउट नहीं दिख रहा है, वो इन दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट। इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, यस। इज इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, यस। देखिए अंदर ही दिख रहा है डायरेक्शन, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। हैज अ जीरो मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ तो उसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली होगा, बिकॉज़ एस बार इज इक्वल टू 1 अपॉन यू नॉट ई बार क्रॉस वी बार। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ना कुछ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ना कुछ रहेगा, तो डेफिनेटली एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, is in the readily inwards. Okay, next, a charge q is kept at a metallic spherical cell. कौन सी सेल है? metallic spherical cell है। the magnitude of the electric field inside the cell and outside the cell are given. Okay, हाँ, तो आप देखिए electric field inside and outside the metallic sphere, here word is important ना, metallic spherical cell है, कौन सी? metallic spherical cell, okay, spherical cell, okay. आप देखिए सपोज मान के चलो आपने ये मेटेलिक स्फेरिकल सेल को कंसीडर कर दिया, here q is equal to how much inside the spherical cell, how much? zero, because ये तो स्फेरिकल सेल है, तो इसके अंदर चार्ज कितना रहेगा? जीरो। ऑल चार्जेस कहां सर्वाइव होंगे? चार्ज लाइक दैट q और माइनस q इज प्रेजेंट हियर, q प्रेजेंट ऑन वेयर, कहां प्रेजेंट रहेगी? ऑन सरफेस रहेगी। बात समझ में आ रही? इसके अंदर कोई भी एक भी चार्ज मेटेलिक के अंदर होता नहीं, मेटेल के अंदर कोई भी चार्ज होता नहीं, ऑल चार्जेस शिफ्टेड ऑन सरफेस ओनली। आपको सॉलिड स्फीयर भी क्यों गिवन न हो, फिर भी आप सोचेंगे कि अंदर भी चार्ज रहेंगे सॉलिड के अंदर, तो ऐसा नहीं होता, ऑल चार्जेस आर रेसिड्यू ऑन सरफेसेस। बात आ रही समझ में? तो इसलिए ऑलवेज मेमोराइज करें, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच? ऑलवेज जीरो, बिकॉज कोई भी चार्ज जो है तो अंदर होता नहीं है, जब हम कोई पोटेंशियल उसमें अप्लाई करेंगे तो ऑल चार्जेस शिफ्टेड ऑन सरफेसेस। अरे बात समझ में? तो इसके अंदर चार्ज कितना है? जीरो है, तो वी नो दैट गॉस लॉ, सपोज इनसाइड देख रहे हैं हम, इनसाइड क्लोज इंटीग्रल, मतलब r इज लेस देन सपोज कैपिटल R, e बार डॉट ds बार इज इक्वल टू हाउ मच? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब मुझे गॉसियन सरफेस कहां निकलना होगा? यहां गॉसियन सरफेस निकलना होगा, तो व्हाट इज द लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड बनेगी यस e into how much? 4 pi r square, but how much charge enclosed by this Gaussian? इस Gaussian में कोई भी चार्ज enclose होगा नहीं, because this is a metallic है, तो all charges shifted on surface is equal to how much? 0 upon epsilon naught, means what is the inside electric field? inside electric field is equal to how much? 0। आपका एक भी कंसेप्ट क्लियर हो ना तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आपको एक बात समझ में होना चाहिए कि मेटेलिक सिस्टम हो तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जीरो है, ऑप्शन बी सी डी में तो कोई भी जीरो है नहीं, मतलब 100% ऑप्शन नंबर ए क्या हो सकता है? करेक्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब बाकी कैलकुलेशन सॉरी करने की जरूरत है ही नहीं है। फिर भी हम देखते हैं, देखिए सेकेंड वन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, then how much charge enclosed by this Gaussian? तो 100% charge enclosed by this Gaussian, मतलब E into how much? 4 pi r square। how much charge enclosed? this is thing like that a point charge, देखिएगा ऐसा ना, मतलब Q enclosed is equal to Q upon epsilon naught, means A is equal to how much? E out is equal to
Yes, simply Q upon 4 by epsilon naught R square. Because 100% charge is enclosed by this Gaussian nature. अरे बात समझ में? मैं जो how many what is the which option is correct? Option number A is correct. Inside electric field 0. A charge Q kept at the center of the metallic spherical cell. The magnitude of electric field. उन्होंने चार्ज सेंटर पे क्यों ना शिफ्ट किया हो, फिर भी क्या होगा, दिस इंड्यूस चार्ज होगा किसमें, सरफेस में चला जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये जो चार्ज है तो सरफेस में शिफ्ट होगा, अंदर कोई भी चार्ज रहेगा ना, हम कंडक्टिंग उसको बोलेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? जीरो, आउटसाइड नॉन जीरो। नेक्स्ट इंडक्शन होगा यहाँ, इसे नहीं तो आप सोचेंगे कि चार्ज क्यू एट अ सेंटर है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं। हाँ, नेक्स्ट in a constant electric field E bar, electric displacement vector D bar in a certain dielectric medium is found. D bar is equal to how much? 2.1 epsilon naught into E bar. This implies that dielectric medium, linear isotropic, non-linear isotropic and anisotropic. तो देखिए इसमें कंडीशंस देखिए, तो कंडीशंस क्या होती है। सपोज मान के चलिए कि अभी हमारे पास क्या है, D is equal to a dielectric material. Yes, a dielectric material. A dielectric material. Dielectric material. ये प्रॉपर्टी किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। D is equal to how much? D is equal to mu E. Okay, mu E. ये लीनियर कब होता है देखिए, कंडीशन 1। ये लीनियर कब होता है देखिए, इफ इज अ लीनियर, ये कब लीनियर होता है देखिए, इफ इज अ लीनियर, U does not change. U does not change. U does not change with applied electric field. With applied electric field. With applied yes electric field. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चेंज कर दिया, फिर भी ये जो ये कोएफिशिएंट ऑफ E है ना, तो वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे दिस विल बी लीनियर। अरे समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दिस इज डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बात समझ में? हाँ, तो हमारे पास देखिए यहाँ क्या है, डी बार इज इक्वल टू 2.1 एप्सिलॉन नॉट टी। 2.1 इज कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब ही चेंजेस, दिस पार्ट इज नॉट चेंजेस, मींस इज अ लीनियर वन। क्यों लीनियर है समझ में आ रहा है? इज अ लीनियर अंडर, इज अ लीनियर, यू डज नॉट चेंज, यू डज नॉट चेंज विथ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम ये क्वांटिटी चेंज करेंगे तो ये क्वांटिटी नहीं चेंज होगी, बिकॉज 2.1 इज अ फिक्स वन, इसीलिए दिस वन इज अ लीनियर। अरे बात समझ में, पहली बात समझ, इज अ लीनियर मतलब ऑप्शन नंबर सी एंड डी कट हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए और बी पे फोकस करिए। उन्होंने बोला लीनियर आइसोट्रोपिक, लीनियर अनआइसोट्रोपिक। तो इसको लिए देखिए कंडीशंस क्या होती, बी इज अ होमोजीनियस, इज होमोजीनियस, इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस कब होता है? इफ यू डज नॉट चेंज, इफ यू डज नॉट चेंज, यू डज नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे दिस विल बी होमोजीनियस। एंड थर्ड वन, दिस वन इज आइसोट्रोपिक के लिए क्या कंडीशंस होती है, if u does not change, u does not change, u does not change with the directions, with directions, then we can say this one is isotropic, then this is isotropics, then this is isotropics, this is isotropic। आ रहा है बात समझ में? दिस वन इज आइसोट्रोपिक।
तो सिंपल सी बात है, अलग ये तो ई बार एंड डी बार आर वेक्टर्स क्वांटिटी, मतलब ये जो जिस डायरेक्शन से चेंज हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन से चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन से क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज दिस इज अ 2.1 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू अलोंग दिस डायरेक्शंस। अरे समझ में, मतलब ये क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शन में भी ये क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नहीं चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, दिस क्वांटिटी डज नॉट चेंज। Direction change, this quantity u is not does not change. इसलिए we can say this one is a linear and this one is a linear and isotropic. Condition समझ में आ रहा है? Linear and isotropic. कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है? तो सिंपली इस कांस्टेंट पे, इसमें कोई वेरिएबल पार्ट, सपोज दे आर गिवन लाइक दैट अल्फा इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, देन वी कैन से दिस वन इज नॉट लीनियर। पहली बात समझ में आ रही है? बिकॉज ई चेंजिंग दिस क्वांटिटी विल बी चेंज, एंड सेकंड थिंग्स this one is not isotropic because this is changing with respect to directions। अरे समझ में, इसलिए बोलेंगे this one is not isotropic। isotropic कब बोलेंगे? The direction will be changed in along all directions, this quantity will be same, then we can say this one is a linear। अरे बात समझ में क्लियर? yes, any doubt in this case? मतलब ये 3 conditions अप्लाई करिए, इसके हिसाब से वो ऑप्शन चूज से करिए। ये क्वांटिटी चेंज हो रही तो नॉन लीनियर, दिस क्वांटिटीज जो विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन चेंज हो रही था एनाइसोट्रोपिक, इनहोमोजेनियस, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब पॉइंट टू पॉइंट यहाँ चेंज हो रहे थे, इनहोमोजेनियस। सिंपल सी बात है, यहाँ एक क्वांटिटी, यहाँ एक क्वांटिटी, यहाँ एक क्वांटिटी, मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज इनहोमोजेनियस, होमोजेनियस, होमोजेनियस थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन बीट नंबर ए एंड बीट नंबर सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ई, आइसोट्रोपिक, linear, does not change with respect to directions, isotropic। clear? Next, the electric potential in a region P is equal to V is equal to how much? V naught e to the power minus bx square, where V naught be a constant, the volume charge density, मतलब चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो चार्ज डेंसिटी कौन सी इक्वेशंस में होती है? तो वी नो दैट द मैक्सवेल इक्वेशंस। यस, व्हाट इज द मैक्सवेल इक्वेशन? डेल बार डॉट ई बार इज इक्वल टू हाउ मच? रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे बात समझ में, मतलब यहाँ आपको चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, उन्होंने बोला कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दे आर गिवन द व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? उन्होंने x दिया और बोला है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करिए। तो व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला? डेल बार डॉट ई बार इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, मींस रो इज इक्वल टू हाउ मच? रो इज इक्वल टू यस एप्सिलॉन नॉट डेल बार डॉट ई बार। बात समझ में आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा फिर? आपको तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गिवन, दे आर गिवन द पोटेंशियल, और आपको बोला है कि फाइंड आउट द रो। आपको रो वाला कौन सा फॉर्मूला याद है? ओ फॉर्मूला याद है। फिर हमें कन्वर्ट किसको किस में कन्वर्ट करना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, देन वी गेटिंग द प्रॉपर आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्ट हमारे पास है ही नहीं है, लेकिन पोटेंशियल है तो उसका सपोर्ट हम ले सकते हैं। कुछ रिलेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, तो है व्हिच योर रिलेशंस? E is equal to नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल E is equal to yes माइनस ग्रेड V। तो लिखिए यहाँ रो इज इक्वल टू यस माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर V। समझ में आ रहा है? माइनस डेल स्क्वायर V। हाँ, तो डेल स्क्वायर V फाइंड आउट करिए। यस, del square V is equal to like that double square upon double x square, double square upon double y square plus double square upon double z square। समझ में आ रहा है? बट y in z is equal to how much? 0, तो ये पार्ट है ही नहीं है, तो फोकस ऑन ओनली फर्स्ट थिंग्स। यस, double upon double x into V is equal to how much? double upon double x V naught e to the power minus bx square। बात समझ में आ रही? तो पहला डेरिवेटिव निकालिए। पहला डेरिवेटिव निकाल दिया तो क्या हो गया? माइनस b माइनस 2b x इंटू e टू द पावर यस, यहां लिखिए डबल अपॉन डबल x। ये पहला डेरिवेटिव क्या होगा? v नॉट एज इट इज माइनस 2 बीटा x e टू द पावर हाउ मच? माइनस bx स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट इसको बाहर निकालिए कांस्टेंट पार्ट, माइनस 2b v नॉट एंड टेक द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है? x वेरिएबल कंसीडर करिए, e टू द पावर माइनस bx स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालिए। सेकंड वन e टू द पावर माइनस bx स्क्वायर को कांस्टेंट करिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालिए। पहले हम x वेरिएबल कंसीडर करते हैं, x वेरिएबल कर दिया तो x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, सिंपल बचेगा e टू द पावर माइनस bx स्क्वायर। सेकंड क्या होगा? e टू द x को मैं एज इट इज रख दे दो एंड इसको डेरिवेटिव निकाल दे दो, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस bx का डेरिवेटिव हाउ मच? माइनस 2bx
और ये बाहर वाला x, तो ये बनेगा 2bx² e टू द पावर माइनस bx²। बात समझ में आ रही है? ओके, ये किसकी वैल्यू हो गई? दिस इज द डेल स्क्वायर v। देन बोलिए e रो इज इक्वल टू हाउ मच? रो इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस 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 बनेगा प्लस 2b v नॉट, 2b v नॉट इनटू हाउ मच? सपोज e टू द माइनस bx² मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 बीटा x² e टू द पावर माइनस bx²। समझ में आ रहा है? e टू द पावर माइनस bx², e to the power minus bx² into v naught, e to the power minus bx² into v naught is nothing but v simply, means rho is equal to how much? 2b v naught क्यों? तो इसके अंदर गया 2b epsilon naught, yes 1 minus 2b x² ब्रैकेट कंप्लीट into v। ये भी बात समझ में आना चाहिए कि हमको ये जो पार्ट है e to the power minus bx² into v naught is nothing but v। क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं? तो बिकॉज आंसर में हर एक क्वांटिटी जो है तो v के फॉर्म में है। So rho is equal to how much? 2b epsilon naught 1 minus bx² into v. Which option is correct? Option number D is correct. लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट होना चाहिए। हमें फाइंड आउट करना क्या बोला है? तो फाइंड आउट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस फॉर्मूला है? तो वी नो दैट द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशंस del bar dot E bar is equal to rho by epsilon naught. Then rho is equal to how much? Simply epsilon naught into del bar dot E bar. लेकिन ये फॉर्मूला इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज हमें पोटेंशियल इज गिवन है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रो फाइंड आउट करना है। बट हमें रो की वैल्यू किस में मिल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। तो ई इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, वी होता है। और ये क्वांटिटी फाइंड आउट करिए, डबल डेरिवेटिव जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, वी गेटिंग द ओके। नेक्स्ट S bar is equal to 1 upon mu naught E bar cross E bar cross यस, उसका डायमेंशन हमें निकालना है। तो डायमेंशन कैसे निकाल सकते? देखिए डायमेंशंस जो है ना, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर? डायमेंशन और पॉइंटिंग वेक्टर और फ्लक्स डेंसिटी इट्स वैट पर स्क्वायर मीटर होता है। डायमेंशन ऑफ एस, ओके, डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू हाउ मच? वैट, वैट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? डायमेंशन ऑफ एस क्या होता है? वैट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो उन्होंने बोला नहीं कि डायमेंशनली क्वांटिटी बोला है कि ये कौन सी मैच हो रही है। यस मतलब दिस इज नथिंग बट इंटेंसिटी पर मीटर स्क्वायर। देखिए सपोज हम सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो एस बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन म्यू नॉट ई बार क्रॉस बी बार। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेटिंग यस ए स्क्वायर अपॉन एन into n upon c. This is the dimension of the electric field. And what is the dimension of magnetic field? Dimension of magnetic field A dot m. Okay, इसको कैंसिल करेंगे तो वी गेटिंग इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन राइट डाउन द c upon s c upon s n upon c n upon m upon m m upon m। ओके, और इसको और अलग फॉर्म में लिखेंगे हम तो वी गेटिंग z upon s मीटर स्क्वायर। z upon m is nothing but yes watt w upon meter square। ओके,
मतलब वैट पर मीटर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी क्वांटिटी है कि जो हमें क्या दे रही है, वो मतलब मैच कर रही है। तो एस का डायमेंशन क्या है, देखिए एस डायमेंशन इज वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, बात क्लियर हो रही है? तो अब चेक करिए कि व्हाट इज द डायमेंशंस, व्हिच क्वांटिटी हैव द डायमेंशन इज वैट पर मीटर स्क्वायर। तो एनर्जी का डायमेंशन तो वैट नहीं होता, एनर्जी पर एरिया का तो चांस है नहीं, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर पार्ट विल बी मैच हो रहा है, लेकिन न्यूमरेटर पार्ट ये दोनों भी ऑप्शन में नहीं मैच होगी, बिकॉज एनर्जी लाइक दैट जूल में होगी तो हम यहाँ से तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां सेकंड का प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ओके, अरे बात समझ में। तो देखिए पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर यूनिट इज, पावर किस में मेजर करते हैं हम, वैट में मेजर करते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन उनको जो ऑप्शंस है लाइक दैट वैट पर मीटर स्क्वायर आ गया तब मैच हो सकता है, पावर का तो हो गया वैट, लेकिन हमें क्या चाहिए, वैट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, सर नो। तो लास्ट वाली क्वांटिटी चेक करिए, पावर पर एरिया, पावर पर एरिया। तो देखिए पावर किस में मेजर करता है, तो वैट में, डिवाइडेड बाय एरिया किस में मेजर करता है, तो मीटर स्क्वायर। आप मुझे बोले कि ये जो दोनों क्वांटिटी जो है तो मैच हो रही है कि नहीं हो रही, यस हो रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, बात समझ में आ रही है। तो सिंपल आपको पता भी हो कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पॉइंट ए वेक्टर और फ्लक्स डेंसिटी इज वैट पर मीटर स्क्वायर, तो आपको बस ये डायरेक्शन, ये जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन नोन होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, which of the following equation implies that magnetic monopole does not exist। सिंपल सी बात है, कोई भी क्वांटिटी जो है ना, तो मोनोपोल मतलब कब एग्जिस्ट नहीं होगा, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या है कि लाइक दैट क्लोज होना जरूरी था ऐसा मतलब, लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी क्वांटिटी क्लोज हो तो इसका कर्ल इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर दिस क्वांटिटी कर्ल इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ रहा है, कर्ल इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर दिस केस, यस और नो। बट हियर डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब कर्ल ऑफ बी बार इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम बोल सकते हैं कि इसका जो कर्ल है, कर्ल इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, लेकिन उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे ना हम, इसका डाइवर्जेंस क्या करेंगे, निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस इज इक्वल टू हाउ मच, इसमें जीरो होगा, लेकिन दिस इज पॉसिबल कब होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी बार इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। तो ये क्या मेंशन करता है कि उसका लाइक दैट पॉइंट चार्ज जो है ना वो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा ना, मतलब दिस पॉइंट चार्ज हो तो दिस डाइवर्जेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो होना जरूरी है, ऐसा ना, मतलब दिस पॉइंट चार्ज एमिटिंग फ्लक्स देन डाइवर्जेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि ये टाइप का नेचर वो बिहेव नहीं कर रहा है, वो किस टाइप का नेचर बिहेव कर रहा है, इस टाइप का नेचर कर रहा है, इसलिए तो डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ क्लोज मोनोपोल जो है तो डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस होता है, समझ में आ रहा है। मतलब डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है कि दिस वन इज नॉट अ पॉइंट इज पॉसिबल। ओके, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आ रहा है। दिस डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो मींस मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में होता है, तो ये जो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। हीट एनर्जी का कोई चांस ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी कोई चांस नहीं है, बस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोकस करिए। तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है ना, तो कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी, तो सिंपल सी बात है, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्रिएट होगी। अरे समझ में, मिस हियर विच क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, तो मैग्नेटिक, and what is the quantity, simply 1/2 Li square, 1/2 Li square means the and carrying inductor carrying a current analogous to the mass having the velocity, so kinetic energy is 1/2 m square, and coil carrying a current store
energy in its magnetic field, always in a magnetic field. And what is the quantities? 1/2 Li square. आ रहा है समझ में? Magnetic field में कन होगी, and this quantity is equal to how much? 1/2 Li square. आ रहा है समझ में? 1/2 Li square. मतलब an inductor store energy in magnetic field from when electric current is flowing through it. Magnetic field start to weaken and release energy as the current gradually reduces, turning the inductor into the current generators. And what is the energy form? Energy form is equal to that 1/2 Li square. Yes, any doubt in these questions? ये समझ में आया कैसे लीनियर और आइसोट्रोपिक होता है? ये समझ में आएगा पावर पर यूनिट दिया तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, उसमें आ रहा है वैट पर मीटर स्क्वायर, इसलिए हमें इसको कंपेयर करना है। थर्ड थिंग, मोनोपोल की डाइवर्जेंस कितना होगा वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब डाइवर्जेंस जीरो होगा। इसमें देखिए तो कोई भी ऑप्शन डाइवर्जेंस वाला जीरो नहीं, तो इसमें एक्स्ट्रा एक पार्ट है, तो सिंपल सी बात है डाइवर्जेंस जीरो देखिए तब हमें पता चला कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल एग्जिस्ट है तो डाइवर्जेंस जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट, okay, yes. This one is that how many questions is over now here? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, yes, sufficient. 8 questions. Yes, any doubt in this Feb 2023? Sorry, 13 set questions, set 80 questions. No? Okay. Yes, now next session will be start. Next session में अभी हमने ये सेकंड पेपर में ली है, अभी थर्ड पेपर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन पे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं।